हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है नए टॉपिक लेकर आए हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र से पहले आइए हम जानते हैं कि श्वसन क्या है। हम जानते हैं कि सजीवों के शरीर में जो है अनेक क्रिया करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है श्वसन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। श्वसन में होता क्या है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीजन और विभिन्न एंजाइम के सहायता से जो है ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है उसमें से ऊर्जा प्राप्त होते हैं और उन ऊर्जा का प्रयोग जो है सजीव जो है विभिन्न क्रियाओं में करते हैं। हालांकि उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो पहले हम श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ते हैं कि मानव का श्वसन मार्ग जो है नासिका छिद्र, दो अलग अलग नासिका छिद्र के द्वारा जो है स्टार्ट होता है और ये दो अलग अलग नासिका छिद्र जो है मुख गुहा के ऊपर जो है लगभग गोलाकार संरचना है। यानी कि कहने का मतलब ये और ये वाली संरचना जो है नासिका छिद्र है। ये नासिका छिद्र जो है अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो है दो अलग अलग नासिका वेशम या अंग्रेजी में उसको कहते हैं नासल चेम्बर में जाकर जो है मिलते हैं। नासल चेम्बर की बात करें तो दोनों नासल चेम्बर जो है नासा अस्थि की संरचना है जिसको हम नासल सेप्टम कहते हैं और इसी नासल सेप्टम से जो है ये नासिका वेशम जो है अलग होते हैं। अगर हम बात करें ये वाला जो हिस्सा जो है ये दोनों नासिका छिद्र के बीच में जो ये हड्डी वाला पार्ट है इसी हड्डी को हम क्या कहते हैं, इसी हड्डी को हम नासल सेप्टम कहते हैं और इसी नासल सेप्टम के द्वारा जो है अंदर जो है नासिका वेशम जो है अलग अलग होते हैं। नासिका वेशम की बात करें तो यहाँ पर ये जो वाला जो हिस्सा है ना, इसी के नीचे जो वाला जो हिस्सा है उसी को हम नासिका वेशम कहते हैं। नासिका वेशम की बात करें तो इसके अग्रभाग में जो है बाल युक्त त्वचा पाए जाते हैं जिसमें कि श्लेष्म पाए जाते हैं, जिसमें कि श्लेष्म होते हैं। अब बाल युक्त त्वचा का क्या काम है, देखिए हालांकि देखिएगा हम लोग आईना में देखते हैं तो दिख जाता है कि दोनों नाक के आगे जो वाला जो हिस्सा जो होते हैं नासिका छिद्र में जो हिस्सा जो होते हैं वहां पर बाल पाए जाते हैं। उन त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, बाल का क्या काम है, तो बाल का काम ये है कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया मतलब सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो है बहुत सारे धूल कण आ जाते हैं तो ये धूल कण को रोकने का काम करता है ये बाल। उसके बाद में इसमें जो श्लेष्म लगा होता है। श्लेष्म क्या है, तो श्लेष्म एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है। होता क्या है कि जिस धूल कण को बाल नहीं रोक पाते हैं उस धूल कण को जो है ये श्लेष्म जो है अपने ऊपर जो चिपका लेते हैं और कुछ समय बाद जो है ये श्लेष्म और धूल कण जो है वो नपटी के रूप में जो है बाहर हम लोग उसको निकाल देते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नासिका वेशम हो गया, उसके बाद में नासिका वेशम के पिछले भाग की बात करें तो नासिका वेशम का जो पिछले भाग जो है उसमें जो है संवेदी कोशिकाएं होते हैं। संवेदी कोशिकाएं का काम क्या है, तो संवेदी कोशिकाएं का काम ये है कि हवा में जो भी दुर्गंध या सुगंध जो होता है उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद जो है मस्तिष्क को देता है, तब हमें जो है सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है। और उन क्षेत्र को जो संवेदी कोशिकाएं हैं उन क्षेत्र को जो है हम घ्राणा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, घ्राणा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब हमारे नाक में सर्दी या जुकाम हो जाता है तो होता क्या है कि हमें किसी भी सुगंध या दुर्गंध का पता नहीं चलता है। उस टाइम होता ये है कि जुकाम में जो नाक के भीतर जो है परत पर जो है नाक की परत पर जो है सूजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सूजन। और जब सूजन आ जाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है अंदर का हिस्सा जो है फूल जाते हैं और जब फूल जाते हैं तो अंदर हवा जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये है कि हवा में उपस्थित जो है सुगंध या दुर्गंध वाला अणु जो है अंदर जो है घ्राणा क्षेत्र के पास नहीं जा पाता, संवेदी कोशिका के पास नहीं जा पाता है। और जब संवेदी कोशिका के पास नहीं जा पाता है तो हमें सुगंध या दुर्गंध किसी भी संवेदनाओं को हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद में हम अगर बात करें कि नासिका वेशम जो है पीछे कहाँ पे खुलता है तो घ्राणा क्षेत्र में, और घ्राणा क्षेत्र जो है पीछे जो है मुख गुहा के पिछला हिस्सा ग्रसनी में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में, फेरिंक्स में खुलते हैं। उसके बाद में ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी आगे जो ग्लोटिस में खुलते हैं। ग्लोटिस क्या है, तो ग्लोटिस जो है एक उपास्थि का बना होता है और ये उभार जैसी गर्दन में उभार जैसी संरचना होती है जिसको हम एडम एपल्स कहते हैं। ये एडम एपल्स जो है मानव में जो है जब व्यस्त हो जाते हैं तो वहां पर जो है
यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। उसी यही क्या है, ग्लोटिस। ग्लोटिस की बात करें तो हम पाचन तंत्र में बताए थे कि ग्रसनी जो है दो छिद्र से जुड़े होते हैं, एक ग्लोटिस और एक गुलेट। हालांकि गुलेट जो पाचन तंत्र में जो कि ग्रास नली से जुड़ा था, और ये ग्लोटिस जो है यहाँ पर श्वसन तंत्र में जो कि श्वास नली से जुड़ा होता है। ग्लोटिस की बात करें तो ग्लोटिस के पीछे जो है साउंड बॉक्स होते हैं, और उसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। और ये लैरिंक्स जो है आगे जाकर जो है श्वास नली या ट्रेकिया में खुलते हैं। श्वास नली की बात करें तो श्वास नली की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली एक पतली नली है, श्वास नली एक कमजोर नली है, और उस कमजोर नली को मजबूती प्रदान करने के लिए अंदर जो है अर्धवलयाकार जो है संरचना पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा फिगर में, यहाँ पर ये वाला लैरिंक्स है, और लैरिंक्स के बाद जो है ये जो नली टाइप का है इसको हम ट्रेकिया या श्वास नली कहते हैं। और इस श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्धवलयाकार जो है संरचना है, और ये अर्धवलयाकार संरचना जो है श्वास नली को मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद में ये श्वास नली जब आगे वक्ष गुहा में जब प्रवेश करते हैं, वक्ष गुहा की बात करें तो देखिए, वायु में वक्ष का मतलब छाती और गुहा का मतलब खाली स्थान। जब ये श्वास नली जो है गर्दन से आकर वक्ष गुहा में प्रवेश करते हैं तो दो हिस्से में बट जाते हैं, दो हिस्से में, और प्रत्येक हिस्से को जो है ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकी। यहाँ पर श्वास नली के आगे जो है दो हिस्सा, एक दाहिना वाला हिस्सा और एक ये बाया वाला हिस्सा, और दोनों हिस्से को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और इस प्रकार ब्रोंकाई दो होते, एक दाहिना में और एक बाया में। और प्रत्येक ब्रोंकाई जो है आगे फिर से पतली नली समान संरचना में बढ़ जाते हैं। आगे जो है नली समान संरचना में बढ़ जाते हैं, और इस नली समान संरचना को हम ब्रोंक्यूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकोलिया या ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। ठीक है। और फिर से ये ब्रोंकोलिया जो है आगे जो है संरचना में बढ़ जाते हैं, एक अलग नली के आकार संरचना में बढ़ जाते हैं, और उस नली के आकार की संरचना को हम वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, या अंग्रेजी में एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोली। और इस प्रकार जो है दाहिना फेफड़ा और बाया फेफड़ा में मिलाकर अगर हम बात करें तो वायु कोष्ठक का संख्या जो है 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8। उसके बाद में अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन मार्ग स्टार्ट होते हैं नासिका छिद्र से, लेकिन यहाँ पर वायु कोष्ठक में आकर जो है ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी वायु कोष्ठक में जो है महीन रक्त नली का जाल बिछा होता है, और उस रक्त नलिका में रक्त भरे होते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन इसी वायु कोष्ठक में आते हैं, और उसके बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहीं से जो है बाहर निकलते हैं। उसके बाद में इन संरचना के अगल बगल में चारों तरफ से देखिएगा तो एक झिल्ली होता है, और इस झिल्ली को हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। यहाँ पर सीधे लिखते हैं प्लूरा, हालांकि इसका पूरा नाम जो है पैराइटल प्लूरा। और ये इन सारे संरचना को हम फेफड़ा कहते हैं। सारे संरचना को क्या कहते हैं, फेफड़ा। यानी कि फेफड़ा में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, वायु कोष्ठक और चारों तरफ से झिल्ली होते हैं, और इन सारे संरचना को हम मिलाकर क्या कहते हैं, फेफड़ा। फेफड़ा वक्ष गुहा में जहां पर होता है वो जो है प्लूरल गुहा में होता है। फेफड़ा वक्ष गुहा के प्लूरल गुहा में होता है, और उसी प्लूरल गुहा के चारों तरफ क्या होते हैं, पैराइटल प्लूरा होते हैं। उसके बाद में अगर हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा जो स्पंजी और गुलाबी रंग की संरचना है, और ये जो है श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में फेफड़ा के नीचे जो है डायफ्राम लगा होता है। क्या होता है, डायफ्राम लगा होता है, जो कि सांस लेने और छोड़ने में जो है मदद करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य किस प्रकार सांस लेते हैं और किस प्रकार सांस। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि 2 स्टेप्स में पूरा होते हैं। पहला प्रश्वास, जिसको इंस्पिरेशन या सांस लेना भी कहते हैं, और दूसरा जो उच्छ्वास या एक्सपिरेशन, या इसको हम सांस छोड़ना भी कहते हैं। प्रश्वास में होता क्या है कि हवा जो है नासिका छिद्र से प्रवेश कर और श्वास नली से होते हुए जो है वायु कोष्ठक तक पहुंचती है। जैसे कि हम सांस लेंगे तो नासा छिद्र से
ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद जो लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस, और ब्रोंक्यूलस के बाद में जो है वायु कोष्ठक में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में दूसरा का ये है कि डायफ्राम पीछे तथा पसलियां फैल जाती है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ये जो फेफड़ा जो ऊपर आते हैं और डायफ्राम जो है नीचे आते हैं, ठीक है। हालांकि डायफ्राम जो है फेफड़ा को जो ऊपर धक्का देता है और धक्का देते हैं और पसलियां जो है अगल बगल में फैलती है। पसलियां क्या है तो आइए हम बताते हैं। देखिए वक्ष गुहा में एक स्टर्नम नाम की हड्डी होती है। इस प्रकार का जो है स्टर्नम नाम की हड्डी होती है। कुछ इस प्रकार का जो है स्टर्नम नाम की हड्डी होती है, लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस स्टर्नम नामक हड्डी से जो है पसलियां निकली होती है। क्या निकली होती है? पसलियां, पसलियां निकली होती है। और इस प्रकार पसलियां निकली होती है, एक तरफ 12 और दूसरी तरफ भी 12, यानी कि 12 दाहिने में और 12 बाएं में, नहीं कुल मिलाकर 24। और ये 24 पसलियां जो है पीछे जाकर जो है मेरुदंड से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? मेरुदंड से, रीढ़ की हड्डी से। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर 11वां जोड़ी पसली और 12वां जोड़ी पसली, 11वां और 12वां जोड़ी पसली जो है पीछे जो है रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ती है। और 11वां और 12वां जोड़ी जो रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ती है उसको स्वतंत्र पसलियां या उसको जो है झूलती हुई पसलियां कहते हैं। ये श्वसन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। श्वसन में होता क्या है कि ये जो फेफड़ा ऊपर और डायफ्राम नीचे जाता है तो वक्ष गुहा में जितना स्थान होना चाहिए पहले से उससे अधिक स्थान होना होता है श्वसन करने में। तो उसी टाइम जब अधिक स्थान होना होता है तो पसलियां फैल कर जो है उसके लायक जो स्थान को बना पाती है। तो वही डायफ्राम पीछे और जो पसलियां जो है अगल बगल में फैल जाती है। और अगला प्रोसेस ये है कि फेफड़ा फैल जाता है, जिससे फेफड़ा में मौजूद वायु का दाब कम और जिससे वायु फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है जब सांस लेंगे तो फेफड़ा ऊपर आएगा, और जब फेफड़ा ऊपर आएगा यानी कि फेफड़ा फैल गया। और जब फेफड़ा फैल जाता है तो बाहर के जो वायुमंडल के जो दाब होते हैं उन फेफड़े के वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाते हैं। यानी कि फेफड़ा के अंदर जो वायु का दाब होगा वो कम होगा, अब बाहर वायुमंडल का जो दाब होगा वो अधिक होगा, जिसके कारण जो है बाहर के जो है वायु जो है अंदर जो फेफड़ा में आ जाते हैं। और जब बाहर के वायु जब अंदर के फेफड़ा में आते हैं तो वायु में तो कई गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं और भी सारे गैस होते हैं। लेकिन जब फेफड़ा में जब सारी गैसें आते हैं तो होता क्या है कि फेफड़ा जो ऑक्सीजन को रख लेता है बाकी सारे गैस को रिटर्न कर देता है, ठीक है। और पहले से इस वायु कोष्ठक में चूंकि तो पहले से वायु कोष्ठक में रक्त वाहिनियों का जाल बिछा है और रक्त वाहिनियों में जो है रक्त पाया जाता है। रक्त में आरबीसी होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद जो है शरीर के संपूर्ण अंग के कोशिका तक चला जाता है। और कोशिका में पहले से मौजूद होता है ग्लूकोज। कोशिका में पहले से क्या मौजूद होता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आया कहाँ से? तो जब हम भोजन किए हैं तो भोजन करने के बाद भोजन पचा है और पचने के बाद जो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हुआ है वहां से जो है अवशोषण हुआ है और अवशोषण होने के बाद जो है संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंग की कोशिका में चला गया है। तो इस प्रकार ग्लूकोज पहले से कोशिका में विद्यमान है। उसके बाद में इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, हालांकि कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, गोल्जी का है जैसे कि राइबोसोम, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब होते हैं। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकांग है, कोशिका के एक अंग है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र क्या है? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ एंजाइम्स की सहायता से जो है ये ग्लूकोज टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और जब ग्लूकोज टूटते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में निर्माण होता है। कितना? किसके निर्माण में? एटीपी। और एक बार शोषण करने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी जो है हमारा ऊर्जा है जो शोषण करने में, जो पाचन करने में, उत्सर्जन करने में, प्रजनन करने में या बहुत सी सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें इसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं।
उसके बाद में अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जल और ऊर्जा। ऊर्जा तो हालांकि हम खर्च कर लेते हैं, ऊर्जा का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जल जल भी कोशिका रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर जो है 65 से 70% जो शरीर में जो है जल होते हैं। तो इस प्रकार जो हम जल को रख लेते हैं और बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, और कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर जो है फिर से जो है इसी फेफड़ा के वायु कोष्ठक में आ जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन 80 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से जो है कोशिका से जो है फेफड़ा में आते हैं, और फेफड़ा में आने के बाद जो है बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में उच्छ्वास में होता क्या है कि शोषण के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं वे जो है बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। डायफ्राम फिर से अपने जगह पर आ जाते हैं और पसलियां भी अपने स्थान पर आ जाती है, और ये उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं, और इस प्रकार सांस लेना और इस प्रकार शोषण की क्रिया समाप्त हो जाती है। सांस लेना और सांस छोड़ने की हम दोनों मिलाकर प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।